वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन से हम लोग 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करेंगे और 68 मेंस के कुछ सेशन को हम लोगों ने किया है सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के बारे में। तो आप प्लेलिस्ट से उसके लिंक को पर आपका सारा वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा ज्योग्राफी बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का अध्ययन जो करना चाहते हैं, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, उसका भी प्लेलिस्ट में जाकर के लिंक वहां से आपको मिल जाएगा। यहाँ से जो 69 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये शुरुआत करेंगे हम लोग पॉलिटी से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान और संविधान का वर्गीकरण। तो पहली बात यह है कि संविधान है क्या। तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य का संचालन किया जाता है। यह क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का डिस्क्रिप्शन वर्णन उसमें रहता है और उसी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के आधार पर किसी देश या राज्य का संचालन किया जाता है। ठीक है। अब ये जो संविधान बना, तो संविधान भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति कई प्रकार की होती है जिसका की वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये प्रकृति का आधार, उसकी प्रकृति का आकलन करने का आधार ये है। संविधान वर्गीकरण का आधार क्या है? पहला है भौगोलिक आधार पर, दूसरा है सरकार के आधार पर, तीसरा है अस्पष्टता के आधार पर, चौथा संशोधन के आधार पर और पांच है निर्माण के आधार पर। तो भौगोलिक आधार, सरकार के आधार, अस्पष्टता, संशोधन के आधार पर और निर्माण के आधार पर। अब ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पूरे अखिल और ये वैश्विक स्तर पर संविधान का वर्गीकरण की बात यहाँ की जा रही है, सिर्फ भारत के बारे में नहीं है। हाँ, इस पैमाने के आधार पर जो पांच जो आधार दिया गया है, इन आधारों पर भारतीय संविधान को हम देखेंगे कि भारत संविधान कहाँ पर आता है। और इससे प्रश्न होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। कैसे होते हैं आगे हम लोग चर्चा जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि संविधान से के वर्गीकरण से बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न होते हैं। तो पहला है भौगोलिक आधार पर जो वर्गीकरण करते, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संघात्मक और दूसरा होता है एकात्मक, माने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब संघात्मक जो संविधान होता है, संघात्मक संविधान का मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था से भी कर सकते हैं और एकात्मक मतलब कि एकात्मक शासन व्यवस्था से भी हम इसको देख सकते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं? किस शासन व्यवस्था को, किस संविधान को हम लोग संघात्मक कहेंगे? इसमें संघीय प्रावधान है इस संविधान में। पहला है कि वहाँ पर लिखित संविधान होना चाहिए, मतलब मौखिक या ट्रेडिशन पर नहीं होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। हर बद्ध जो है, हर प्रावधान जो है लिपिबद्ध होना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। तीसरा है दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि चूंकि यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था है, पहली बात बता दूं मैं, यहाँ की दोहरी शासन व्यवस्था है, मतलब यहाँ पर सेंटर और स्टेट तो दोनों होते हैं। ठीक है। तो दोहरी शासन व्यवस्था होती है तो दोहरी नागरिकता भी होती है, मतलब कि भारत की भी नागरिकता होती होगी और स्टेट की भी नागरिकता। जैसे बिहार साफ है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ के भी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अगर वहाँ टेक्सास की एक अलग नागरिकता होती है और यूएसएस की अलग नागरिकता होती है। तो दोहरी नागरिकता होती है। शक्तियों का पृथक्करण होता है। शक्ति का पृथक्करण का मतलब होता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों अलग अलग होते हैं, कार्यपालिका भी, व्यवस्थापिका भी और न्यायपालिका भी। एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके बाद दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी न्यायिक व्यवस्था होती है। दोहरी न्यायिक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सेंटर की जो होती है केंद्रीय जुडिशियरी सिस्टम अलग होता है और स्टेट का जुडिशियरी सिस्टम अलग होता है। भारत में यूनिटरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर होता है संघात्मक में क्या होता है कि स्टेट की अलग जुडिशियरी होती है और सेंटर की अलग जुडिशियरी होती है। तो दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। इसके बाद दोहरा संविधान भी होता है। दोहरा संविधान का मतलब है कि वहाँ पर केंद्र का एक अलग से संविधान होगा और स्टेट का एक अलग से संविधान होगा। जैसे कि अमेरिका में यूएसए का अलग संविधान होगा और टेक्सास अगर राज्य है तो उसका अलग संविधान होता है। तो ये सब विशेषताएं हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ABCD रहेगा तो दे देगा कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं या संघीय विशेषता की गुण हैं
इसमें से 1 2 3 4 दे देगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो डी ई भी अभी आ ही रहा है, तो डी के बाद ई भी है ही, तो उसमें दे देगा कि लिखित संविधान, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका और दोहरी नागरिकता। इसके बाद डी दे देगा एक से अधिक, ई दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक जब इसके बारे में जानेंगे तो आप लगाएंगे डी एक से अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है एकात्मक संघीय व्यवस्था, एकात्मक संविधान या एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था संघीय व्यवस्था के जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पर एकल नागरिकता होती है, एकल न्यायिक व्यवस्था होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, ठीक है। इसके बाद एक संविधान होता है, उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है, एकीकृत निर्वाचन पद्धति होती है, मनोनीत राज्यपाल होता है, अखिल भारतीय सेवाएं होती है, अनुच्छेद 252 जब आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 लगाया जाता है, ठीक है। जैसे भारत के संदर्भ में बात हो रही है कि भारत में कौन कौन से गुण हैं एकात्मक व्यवस्था का है, तो वो हमारा 352 है। ये भारतीय संदर्भ में है कि भारत के संदर्भ में ऐसे अगर हम अखिल भारतीय वैश्विक स्तर पर देखें तो ये 3 ही 4 हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो हो क्या हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट। लेकिन अगर भारतीय संविधान में कौन कौन सी एकात्मक प्रावधान हैं, अगर इसको देखेंगे तो इससे पता चल जाता है। जैसे एकल नागरिकता, एकक न्यायिक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास एक संविधान, ये तो ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये वैश्विक स्तर पर यही है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें कि कौन कौन सी एकात्मकता के लक्षण को और शामिल किए हुए भारतीय संविधान, तो क्या हो जाएगा, उस सदन में यानी राज्यों में, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, मनोनीत राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 352 में आपातकाल है, और आपातकाल जब कहीं पर लग जाता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है, तो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था केंद्र के पास आ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या है, ये एकात्मकता को दर्शाता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को विशेष निर्देश दे सकता है किसी विशेष मुद्दे पर, आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, अनुच्छेद 365 के तहत। तो ये सारा चीज जो है एकात्मकता के लक्षण जो भारतीय संविधान में विद्यमान है, ये तो वैश्विक स्तर पे है और ये शेष भारत में विशेष एक लक्षण है। तो आपके प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में हो सकते हैं कि एकात्मक व्यवस्था में कौन कौन सी, शासन व्यवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं, ये 3-4 दे दे। ये प्रश्न हो सकता है कि भारतीय संविधान में या भारतीय शासन व्यवस्था में एकात्मकता के कौन कौन से गुण शामिल हैं। हो सकता है कि ऊपर के 3-4 छोड़ दे और नीचे के 3-4 दे दे। तो इसी स्थिति में आपको ये समझना होगा कि ये भी क्या है, एकात्मकता के लक्षण को लिए हुए है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये वैश्विक स्तर पे है, ये भारतीय संविधान का ही अपनी विशेषता है जो एकात्मकता को लिए हुए है। आप इस आधार पर आप भारत को शामिल कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, कुछ संघात्मक व्यवस्था गुण है, कुछ एकात्मक व्यवस्था के गुण है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था है, चूँकि एकात्मकता के भी लक्षण है और संघ के भी लक्षण है। ये भी कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत जो है शांति के समय जो है संघात्मक है और आपातकाल में एकात्मक हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, यहाँ डिस्कस सबको डिटेल में नहीं करेंगे, ये जब धीरे धीरे अभी तो शुरुआत है, आज हमारा आगे करेंगे, सब चीज़ को बारी बारी से करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ करने पे टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हमारा यहाँ को उद्देश्य नहीं है। दूसरा है सरकार के आधार, तो आइए देखते हैं सरकार के आधार पर वर्गीकरण। सरकार के आधार पर वर्गीकरण जो है संविधान के 2 आधार पर 2 प्रकार से होता है, एक है संसदीय, दूसरा है अध्यक्षीय। तो संसदीय में और अध्यक्षीय में क्या है, संसदीय व्यवस्था में ये होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, जिससे हम लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, तो जो इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं वो मिल करके बनाते हैं व्यवस्थापिका। क्या बनाते हैं, व्यवस्थापिका, ठीक है। और इसी मेंबर ऑफ जो व्यवस्थापिका होती है, जिसे हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसी में से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोल देते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। मतलब कि व्यवस्थापिका में से ही कुछ लोगों को कार्यपालिका में शामिल किया जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में शामिल किया जाता है। इसी के एक अंग होते हैं जो कि डायग्राम से लग रहा होगा, मिनिस्टर बनाए जाते हैं। मिनिस्टर भी कई टाइप के होते हैं जो कि बात करेंगे वो, चूंकि हमारा अभी संविधान का प्रकार बताने की है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग होते हैं। व्यवस्थापिका जो है ये चुन करके आते हैं
व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो चुन करके आते हैं, जिस प्रकार के यहाँ चुन करके आते हैं। लेकिन कार्यपालिका जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको व्यवस्थापिका से नहीं लिया जाता है, बल्कि उनको अलग से शामिल किया जाता है, अलग से उन्हें मंत्री बनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हम मंत्री न करके किसी अन्य नाम से जाना जाता है। अब जो यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था में, इससे हम लोग यहाँ पर जो देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब ये है कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका को लिया जाता है। यहाँ फ्यूजन है, ठीक है, इसके अंदर वो शामिल है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अंदर शामिल है। लेकिन यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। अध्यक्षीय में सेपरेशन ऑफ पावर देखने का देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होते हैं। अब हमारे यहाँ जो भारत में जो है संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, और अमेरिका में जो है, ये इंडिया में है, और अमेरिका में जो है, द यूएसए में जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, अध्यक्षीय व्यवस्था है। संसदीय और अध्यक्षीय जो शासन व्यवस्था है, या जो संविधान के जो दो रूप है, उसमें एक अन्य अंतर इसके अलावा देखने को मिलता है। ये है, संसदीय व्यवस्था में जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख वो प्रेसिडेंट होता है, और जो शासन का प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। राज्य का प्रमुख स्टेट हेड क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, और प्रशासन का जो होता है वो कौन सा होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का, और ये क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, प्रश्न आते भी है कि नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है और वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो नाम मात्र का प्रेसिडेंट हो गया, और वास्तविक कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर होता है। इन सब बातों को हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ तो हमें संविधान के प्रकार के बारे में बात हो रही है। इसके बाद अध्यक्ष के बारे में बात जब करते हैं, तो यहाँ पर स्टेट के हेड और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि प्रशासन, राज्य प्लस शासन, दोनों के प्रमुख जो होते हैं वो कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्य का भी शासन का भी, मतलब कि नाम मात्र और वास्तविक दोनों प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये था हमारे सरकार के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का अंतर। हमें डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रकार के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अस्पष्टता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। अस्पष्टता के आधार पर, तो अस्पष्टता के आधार पर संविधान के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान वो होता है जिसमें कि अधिकतम प्रावधान जो होते हैं वो लिपिबद्ध होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं, लिपिबद्ध होते हैं, और कुछ बातें जो होती हैं, वो शेष बातें जो होती हैं वो परंपरा से आती है, ट्रेडिशन से चली जाती है, लेकिन अधिकांश बातें लिपिबद्ध होती है। तो इसको लोग बोल देते हैं लिखित संविधान। इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो है इंडिया का संविधान है, द यूएसए का संविधान है। ये सारे के सारे कैसे हैं, लिखित संविधान है। जब अलिखित संविधान की बात करते हैं तो इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो है इंग्लैंड का संविधान है। ठीक है, इसके यूनाइटेड किंगडम का भी बोल सकते हैं संविधान है, इंग्लैंड का भी बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसको कोई कंफ्यूज मत कीजिएगा, लेकिन हमने कर दिया, अगर दोनों रहे तो इंग्लैंड मारेंगे, नहीं तो यूनाइटेड किंगडम, उसका संविधान है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकांश बातें जो है परंपरा से आती है। अधिकांश बातें क्या होती हैं, वो परंपरा से आती है, परंपरा, ट्रेडिशन से। ठीक है, वो क्या होता है, और कुछ बातें जो होती हैं लिपिबद्ध होती हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं अलिखित संविधान। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है इंग्लैंड का संविधान। ठीक है, इंग्लैंड का अगर नहीं दिया हो तो यूनाइटेड किंगडम का भी संविधान हम वहाँ लगा सकते हैं, हालांकि इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं संशोधन के आधार पे। संशोधन के आधार पर जब बात करते हैं तो संशोधन दो प्रकार का होता है, एक होता है कठोर संविधान, दूसरा होता है लचीला संविधान। ठीक है, तो कठोर संविधान और लचीला संविधान की जब बात करते हैं तो इसके उदाहरण की जब बात करते हैं तो कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो अमेरिका है। कौन सा है, द यूएसए का संविधान है। और लचीला संविधान का सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा है, इंग्लैंड का संविधान। ठीक है, इंग्लैंड का संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है।
अब कठोर संविधान क्या है, संशोधन क्या, लचीला संविधान संशोधन क्या है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप टाइप जानिए, क्योंकि हम संविधान संशोधन एक अलग से हमारा टॉपिक रहेगा। भारत इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत, इसमें क्या है, दोनों के बीच में, कठोर और लचीला के बीच में हमारा इंडिया है, ठीक है। अब होता है निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर बात करते हैं। एक होता है विकसित संविधान, दूसरा होता है अविकसित संविधान। विकसित संविधान का मतलब ये होता है कि जो समय समय पर जिसका क्या हुआ है, वो विकास हुआ है, ठीक ना, ट्रेडिशन के द्वारा। जैसे कि जो बातें परंपरा से आती हैं, तो परंपरा एक दिन में नहीं बनती है, धीरे धीरे परंपरा किसी संस्कृति में, किसी प्रशासन में धीरे धीरे शामिल होता जाता है। तो विकसित संविधान का सबसे सुंदर उदाहरण जो है इंग्लैंड का संविधान है और इजराइल का भी संविधान है। इजराइल, इंग्लैंड का संविधान और इजराइल का संविधान कैसा है, विकसित संविधान है, क्योंकि ट्रेडिशन के द्वारा वो विकसित हुई है। ट्रेडिशन में है तो ट्रेडिशन तो नहीं बनता है, उसमें कई साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं विकसित होने में, ठीक है, या कई दशक लग जाते हैं। अब विकसित संविधान वो संविधान होते हैं जो इनका विकास नहीं हुआ है, इसको लिपिबद्ध किया गया, किसी विशेष समय पर विशेष अवधि में इनको तैयार किया गया, उसे क्या बोल देते हैं, अविकसित संविधान। जैसे भारत का संविधान क्या विकसित नहीं है, इसे विशेष अवधि में, समय अवधि में क्या किया, इसको तैयार किया गया, ठीक है, संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं अविकसित संविधान। इसका सुंदर उदाहरण हमारा इंडिया का संविधान है और द यूएसए का संविधान। तो इंडिया और द यूएसए का संविधान कैसा है, अविकसित संविधान है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तैयार करने में लगा था इंडिया के संविधान का, क्योंकि उस विशेष अवधि में इस दस्तावेज को तैयार किया गया है, लीगल दस्तावेज को। तो ये थे संविधान के बारे में। और प्रश्न होते हैं, प्रश्न हो जाते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित है कि अलिखित है। तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, ठीक है। पूछे कि भारत का संविधान संशोधन के आधार पर कठोर है कि लचीला है, तो कठोर और लचीला के बीच में है। कैसा है चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसके बारे में। निर्माण के आधार बात करेंगे तो कैसा संविधान, भारत का संविधान कैसा है, विकसित संविधान है कि अविकसित संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है, अविकसित संविधान है। ये एक शुरुआती पॉलिटिकल क्लास था, और चूंकि एक संविधान की आपके पास समझ आ जाए और क्वेश्चन आपसे इससे बने, इसको ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया था। तो आगे के वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे 69th बीपीएससी के लिए, और नेक्स्ट में एक नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके सामने यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करें, कमेंट में इसका आंसर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दूंगा किसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए और इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में।